हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आनुवंशिकता के बारे में, जिसका एलडीसी में बहुत बड़ा वेटेज है। अपना टॉपिक है आज का आनुवंशिकता। आनुवंशिकता आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? शब्द सन 1905 में बैटसन ने दिया था। 1905 में बैटसन नामक एक व्यक्ति ने यह शब्द दिया था, जिसे आधुनिक आनुवंशिकता के पिता के नाम से जाना जाता है। आधुनिक आनुवंशिकता के पिता के नाम से जाना जाता है। और अगर हमसे पूछे कि आनुवंशिकता के पिता कौन है, तो सेकंड क्वेश्चन अपना जो बनता है वो ये है कि आनुवंशिकता के पिता है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसके नाम से सारे भलीभांति वाकिफ हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल। थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि प्रयोगात्मक आनुवंशिकता के पिता कौन है? तो प्रयोगात्मक मोर प्रयोग करने वाले प्रयोगात्मक आनुवंशिकता के पिता के नाम से जाना जाता है मॉर्गन को। किससे जाना जाता है? मॉर्गन को। तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहला, आनुवंशिकता शब्द सन 1905 में बैटसन ने दिया। एक बात ये कि आनुवंशिकता शब्द ग्रीक भाषा का है। ग्रीक भाषा का शब्द है। सेकंड, ये जो ग्रीक भाषा का शब्द जो आनुवंशिकता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अस्तित्व में आना। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अस्तित्व में आना। आनुवंशिकता शब्द ग्रीक भाषा का है जिसका अर्थ है अस्तित्व में आना। सेकंड, ये शब्द बैटसन ने 1905 में दिया, जिन्हें आधुनिक आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। और जनरल सीधा क्वेश्चन पूछे कि आनुवंशिकता के पिता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। थर्ड पूछे प्रयोगात्मक आनुवंशिकता के पिता कौन है, तो ये मॉर्गन है। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अब अपने जानते हैं कि आनुवंशिकता है क्या। परिभाषा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आनुवंशिकता की परिभाषा की अगर बात करें तो इसमें दो शब्द इंपॉर्टेंट है। एक तो वंशागति, सेकंड है विभिन्नता। वंशागति और विभिन्नताओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वही आनुवंशिकता कहलाता है। वंशागति और विभिन्नता के बारे में किया गया अध्ययन आनुवंशिकता कहलाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वंशागति क्या है, ये विभिन्नता क्या है, तो इसके बारे में आपको बताता हूं। वंशागति कहते हैं कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। वंशागति कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है आनुवंशिक लक्षणों का। इसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो आनुवंशिकता कहलाती है। सेकंड, वंशागति के साथ साथ विभिन्नता की स्टडी जो की जाती है वो भी आनुवंशिकता कहलाती है। विभिन्नता क्या होती है? विभिन्नता होती है एक ही जाति के लोगों के अंदर जो गुणों का स्थानांतरण होता है, उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो विभिन्नता के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपने? एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य है एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य
पाई जाने वाली विभिन्नता ही विभिन्नता कहलाती है। इसके भी दो प्रकार हैं, उसके बारे में अभी अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले इतनी चीजें याद करते हैं कि अनुवांशिकता। अनुवांशिकता शब्द ग्रीक भाषा का है जिसका अर्थ है अस्तित्व में आना। सेकंड, ये शब्द दिया था बैटसन ने सन 1905 में, जिन्हें आधुनिक अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। और अनुवांशिकता के पिता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। और मोर प्रयोग करने वाले जो हैं प्रयोगात्मक अनुवांशिकता के पिता हैं मॉर्गन। ठीक है। अनुवांशिकता के अंदर क्या होता है कि जीनों का आदान प्रदान होता है। जीनों का आदान प्रदान, तो अपने से ये पूछ सकता है कि अनुवांशिकता के अंदर जीनों का जो आदान प्रदान होता है, जीनों का जो आदान प्रदान होता है उसकी खोज, जीन की खोज किसने की थी? तो जैसे जीन जैसे जॉनसन, जैसे जीन और जैसे जॉनसन ने जीन की खोज की थी। जीन क्या होता है? डीएनए के खंड जो होते हैं वो जीन कहलाते हैं। ठीक है। तो पूछे कि जीन की खोज किसने की थी? तो जॉनसन ने की थी। अनुवांशिकता के अंदर जीनों का आदान प्रदान होता है। बैटसन ने सन 1905 में अनुवांशिकता शब्द दिया था। आधुनिक अनुवांशिकता के फादर कहे जाते हैं। अनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और मोर प्रयोग करने वाले प्रयोगात्मक अनुवांशिकता के फादर मॉर्गन हैं। और परिभाषा पूछी जाए तो ये दो शब्दों को याद रखना है कि वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही अनुवांशिकता कहलाता है। और वंशागति क्या होता है कि अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। विभिन्नता एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता को ही विभिन्नता कहते हैं। ठीक है। अब विभिन्नता के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं अपने, इतना आप नोट कर लेना। विभिन्नता के बारे में थोड़ा बताता हूं आपको। विभिन्नता दो प्रकार की होती है। एक तो कायिक विभिन्नता, नाम से ही स्पष्ट है कि काया के अंदर जो विभिन्नता होती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि ये वंशागत नहीं होती, ये वंशागत नहीं होती। ये वहां की जो वातावरण है, जिस जगह पे बच्चे का जन्म हुआ है, वहां का जो वातावरण है, उस वातावरण के प्रभाव के कारण जो विभिन्नता होती है, वातावरण के प्रभाव के कारण जो बच्चे के अंदर चेंजिंग आते हैं, जैसे उसका रंग है वो गोरा हो गया, किसी जगह पे गए तो वो काला हो गया, तो इस टाइप की जो वहाँ के उस जगह के एटमॉस्फेयर, उस जगह के वातावरण के अकॉर्डिंग जो जो चेंजिंग आती हैं वो कायिक विभिन्नता के अंतर्गत आती हैं। इसमें वंशागत नहीं होती। तो ये जो विभिन्नता होती है कायिक विभिन्नता होती है। दूसरी है जननिक विभिन्नता। दूसरी जो विभिन्नता है वो है जननिक विभिन्नता, ये वंशागत होती है। इसमें क्या होता है कि वंशागत जो जो विभिन्नताएं होती हैं वो वाली सारी विभिन्नताएं इसके अंतर्गत आती हैं, जननिक विभिन्नता के अंतर्गत। जननिक विभिन्नता में भी दो तरह की होती हैं, एक तो सतत विभिन्नता, सेकंड है असतत विभिन्नता। अपने से पूछे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर कई बार पूछ लेता है कि विभिन्नताओं का स्रोत किसे कहा जाता है, तो सतत विभिन्नता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो बताता हूं मैं। अपने से मेन सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि विभिन्नताओं का स्रोत किसे कहते हैं, तो वो होता है सतत विभिन्नता। एक ये क्वेश्चन स्टार लगा के लिख लीजिए कि विभिन्नताओं का स्रोत किसे कहा जाता है, सतत विभिन्नता को कहा जाता है। दूसरी बात, सतत विभिन्नता किस कारण होती है, जीन विनिमय के कारण। जीन विनिमय के कारण जो विभिन्नता होती है वो सतत विभिन्नता होती है, और असतत विभिन्नता होती है उत्परिवर्तन के कारण हुई जाने वाली, उत्परिवर्तन के कारण होने वाली जो विभिन्नता होती है वो असतत विभिन्नता क्या होती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीन विनिमय क्या है, ये उत्परिवर्तन क्या है। तो जीन विनिमय क्या होता है, जब अनुवांशिक लक्षणों का, किसी भी अनुवांशिक लक्षण का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब संचरण होता है किसी के अंदर, तो उस समय जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उस समय क्या होता है कि जीनों का आदान प्रदान हो रहा होता है। तो जीनों के आदान प्रदान के समय जो जो विभिन्नताएं होती हैं, वो सारी जीन उस विभिन्नता को सतत विभिन्नता कहते हैं, और उस प्रोसीजर को जीन विनिमय कहा जाता है। जब जीनों का आदान प्रदान होता है तो उस चीज को जीन विनिमय कहा जाता है। और उत्परिवर्तन जो है, इसके बारे में जीन की संख्या संरचना या इसके मतलब गुणसूत्रों की संख्या या संरचना के अंदर जो अचानक परिवर्तन आ जाते हैं, गुणसूत्रों में जो संख्या है वो कई बार बढ़ जाती है, कई बार कम हो जाती है, जिससे जैसे कि डाउन सिंड्रोम वगैरह ये जो बीमारियां हो जाती हैं, तो ये सारे जो परिवर्तन हैं जो वो उत्परिवर्तन के अंदर अंतर्गत आते हैं, और जिसे असतत विभिन्नता कहते हैं। और सतत विभिन्नता जो है वो विभिन्नताओं का स्रोत कही जाती है, जो जीन विनिमय के कारण होता है, जीन विनिमय के कारण होता है। ठीक है, तो ये चीज विभिन्नता के बारे में आपने जानी। और कायिक विभिन्नता जो है ये वंशागत नहीं होती, ये वातावरण के प्रभाव के कारण जो होती है उसे कहते हैं कायिक विभिन्नता। फिर जो अपना टॉपिक जो है मेन, जिसकी शुरुआत अपने करी थी, अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता के पिता जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा उनका परिचय जानेंगे, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल के जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई सन 1822 में। कहीं जगह ये 22 की जगह 20 मिल जाता है तो ये विवादास्पद है, तो अपने जुलाई 1822 ही याद रख लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का जन्म जुलाई 1822 में हुआ था। स्थान पूछ ले, स्थान की बात करें तो इनका जो देश है वो तो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया देश के अंदर इनका जन्म हुआ। सेकंड जो शहर पूछे तो ब्रून शहर के अंदर इनका जन्म। थर्ड, अभी कुछ पेपर्स में इनका गांव भी पूछा गया है, तो सिलेशिया, याद रखना है सिलेशिया, सिलेशिया गांव में ऑस्ट्रिया देश के अंदर ब्रून शहर में, और सिलेशिया गांव में इनका जन्म हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको किस पोस्ट पे रखा गया था, ये एक पादरी थे, ये पादरी थे। इनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते थे कि यार एक ही पिता के 3-4 बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत तरह के गुण हैं जो कि अलग अलग हैं, तो इन गुणों के अलग अलग होने का रीज़न क्या है। तो इस रीज़न को जानने के लिए इन्होंने सोचा कि मैं कोई ना कोई प्रयोग करके देखूं। तो इनके माइंड में काफ़ी टाइम से ये चर्चा चल रही थी कि कैसे पता करें, क्या करें कि जिससे पता चल सके कि इन गुणों का जो आदान प्रदान है, कोई लंबा है कोई बौना है, ये रीज़न क्या है। इस रीजन की जानकारी के लिए इन्होंने सोचा कि किसी न किसी पौधे पर प्रयोग किया जाए। तो ये जहाँ पर पादरी थे वहाँ इन्होंने इनके जो बाग लगा हुआ था वहाँ पर इन्होंने पौधों को ऑब्जर्व किया। पौधों को ऑब्जर्व करते टाइम इन्होंने एक उद्यान मटर का पौधा देखा। उसको देखा तो उन्होंने उसमें ये देखा कि उसका जो जीवन काल है, यानी कि अगर अपने से ये पूछे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो पौधा सिलेक्ट किया था जिस पर इन्होंने प्रयोग किया तो वो था उद्यान मटर। कई बार एग्जाम उद्यान मटर ना देकर पाइसम सेटाइवम दे देता है, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो पाइसम सेटाइवम पर या उद्यान मटर पर इन्होंने प्रयोग करा। इस पर प्रयोग करने के बहुत रीज़न है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। एक रीज़न बता देता हूँ कि इसका टाइम जो था ये 1 साल के अंदर रेडी हो जाता है। इसमें जो जो परिवर्तन होते हैं, जो जो चीज़ें हैं, ये 1 साल के अंदर अपने को पता चल जाती हैं। मतलब इसका शॉर्ट टाइम पौधा है ये, तो शॉर्ट टाइम के अंदर इस पर अपने प्रयोग करेंगे, अपने को रिजल्ट मिलता रहेगा। अगर मान लो ये कोई 50-60 साल बाद इसमें जो चेंजिंग नज़र आए तो फिर एक पर्सन तो इसमें कोई प्रयोग कर ही नहीं सकता। इसलिए इन्होंने
उद्यान मटर का पौधा सिलेक्ट किया ताकि इनको आराम से 1 साल के अंदर जो जो चेंजिंग इन्होंने चाही देखनी वो इनको इस पे मिल गई। ठीक बात, एक ये बात होगी। दूसरी बात, इन्होंने इस पर जो जो निष्कर्ष किए, सारे निष्कर्ष इन्होंने इस पर जब करे तो वो उन निष्कर्षों को सन 1966 में इन्होंने एक पत्रिका के अंदर प्रकाशित करवाया, पर क्या हुआ कि ये जो प्रकाशन था, जो ये पत्रिका के अंदर इन्होंने प्रकाशित करवाया, ये पत्रिका बहुत फेमस नहीं थी। फेमस ना होने के कारण ये कुछ इनके जो नियम थे, जो जो इन्होंने निष्कर्ष निकाले थे, वो लोगों की नज़रों में नहीं आ पाई। दूसरी बात, इसी दौरान एक पत्रिका और आई थी जिसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित ज़्यादा हुआ था, जिस कारण ये इनके जो नियम थे ये ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए थे। फिर 34 साल बाद सन 1900 के अंदर, इसमें 34 साल बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिक जिन्होंने इनका जो नियम थे उनको उजागर किया, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कोरेन, कौन कौन से वैज्ञानिक थे इधर लिख रहा हूं मैं, 3 वैज्ञानिक थे, कोरेन, ह्यूगो डी व्रीज कोरेन, ह्यूगो डी व्रीज, और थर्ड थे एरिक वॉन शेमार्क। ये तीनों वैज्ञानिक, इन तीनों वैज्ञानिकों ने सन 1900 में मेंडल के नियमों को मद्देनजर रखते हुए अपने खुद के प्रयोग भी किए, जिससे इन्होंने जो जो वो नियम थे उनको प्रकाशित करवाया, और हल्का फुल्का जो भी चेंजिंग इन्होंने खुद करनी चाहिए वो भी इन्होंने प्रकाशित करवाई। तो इन्होंने कोरेन ने मक्के के पौधे पर अपना प्रयोग किया। इन तीनों वैज्ञानिकों को नव मेंडलवादी वैज्ञानिक कहा जाता है। इन तीनों वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता है? नव मेंडलवादी वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म जुलाई 1822, देश ऑस्ट्रिया, शहर ब्रून, गांव सिलेशिया। इन्होंने ये जो है अपनी इनकी पोस्ट थी पादरी की, पौधा इन्होंने उद्यान मटर चूज किया जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है। 1966 में इन्होंने अपनी पत्रिका थी उस समय की, उसमें प्रकाशित करवाए अपने जो निष्कर्ष थे। तो ये जो पत्रिका है इसके बारे में भी पूछ लेता है कि पत्रिका कौन सी है। तो इनकी जो पत्रिका है उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इनकी जो पत्रिका थी तो उसका नाम है द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री The annual proceeding of the Natural History Society of Brunn. Society of Brunn। इसमें जो इन्होंने टाइटल रखा था तो वो टाइटल था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने जो टाइटल रखा था वो था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। टाइटल था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये इनका जो था पत्रिका थी
इसके अंदर इस टाइटल से इन्होंने अपना ये जो निष्कर्ष थे ये प्रकाशित किए। ठीक है, उसके बाद सन 1900 के अंदर फ्लोरा नाम से एक इन्होंने पत्रिका निकाली। इन तीनों ने मिलकर फ्लोरा नाम से जो एक पत्रिका थी, इसके अंदर इन्होंने दोबारा से जो सन 1900 के अंदर इसमें इन्होंने अपने जो निष्कर्ष थे वो सारे डाले। तो ये नव मंडलवादी वैज्ञानिक हैं, तो इन्हें नव मंडलवादी वैज्ञानिक कहा जाता है। एक रिपीट ले लेते हैं कि अनुवांशिकता शब्द अपने अभी तक जो जाना, अनुवांशिकता शब्द सन 1905 के अंदर बैटसन ने दिया था। सेकंड अपने जाना कि अनुवांशिकता के फादर जो बैटसन है वो तो आधुनिक अनुवांशिकता के फादर हैं। सेकंड अनुवांशिकता के फादर के बारे में अपने जाना तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। थर्ड अपने प्रयोग करे थे मोर प्रयोग करने वाले मॉर्गन, तो प्रयोगात्मक अनुवांशिकता के फादर की अगर बात करें तो मॉर्गन है। 3 क्वेश्चन। फिर जो अनुवांशिकता है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अस्तित्व में आना, ये बात जानी। उसके बाद हमने जाना कि अनुवांशिकता जो है उसकी परिभाषा के अंदर 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, एक तो विभिन्नता, एक वंशागति। वंशागति के बारे में हमने जाना कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनुवांशिक लक्षण जाते हैं तो उस चीज को वंशागति कहा जाता है, और वंशागति का अध्ययन करना ही अनुवांशिकता कहलाता है। विभिन्नता एक ही जाति के जो गुण हैं वो अगले पीढ़ी में जाते हैं और उनमें जो जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हीं विभिन्नताओं को विभिन्नता कहा जाता है। तो इन दोनों की स्टडी करने को अनुवांशिकता कहा जाता है। फिर अपने विभिन्नता के बारे में चर्चा करी। विभिन्नता 2 प्रकार की, एक कायिक विभिन्नता और दूसरी जन्यक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता के अंतर्गत आपने जाना कि जो काया बदल जाती है, यानी कि जो वंशागत ना होकर जो उस वातावरण के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, किसी का रंग काला हो गया, किसी का रंग गोरा हो गया, ये जो चीजें हैं ये सारी कायिक विभिन्नता के अंतर्गत आती हैं। दूसरा आपने जन्यक विभिन्नता के अंतर्गत जाना, एक सतत विभिन्नता जानी, दूसरी असतत विभिन्नता जानी। सतत विभिन्नता के अंतर्गत अपने जाना जीन विनिमय के कारण जो चीजें चेंज होती हैं। जीन विनिमय मतलब अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, जब जीनों का आदान प्रदान होता है, तो जीनों के आदान प्रदान के समय जो चीजें चेंज होती हैं तो वो सारी विभिन्नताएं जीन विनिमय के थ्रू सतत विभिन्नता के अंतर्गत आती हैं। और सतत विभिन्नता जो है ये विभिन्नताओं का स्रोत मानी जाती हैं। और असतत विभिन्नता वो गुणसूत्रों का, जीनों का जो अचानक जो चेंजिंग आ जाती है, कईयों में गुणसूत्र कम रह जाते हैं, कईयों के गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, तो ये सारी जो चेंजिंग होती हैं इन सारी चेंजिंग्स को असतत विभिन्नता के अंतर्गत रखा जाता है। फिर अपने अनुवांशिकता की तरफ बढ़ते हैं, तो अनुवांशिकता के बारे में जो सबसे पहले इसके जो फादर साहब हैं तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके बारे में चर्चा करी कि इनका जन्म जुलाई 1822 में देश ऑस्ट्रिया के अंदर शहर ब्रून गांव सिलेशिया। ठीक है, ये पादरी थे। उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर इन्होंने प्रयोग किया। 1966 में इनकी पत्रिका इन्होंने एक पत्रिका जो द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के अंदर जो टाइटल था कि एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन जो है, इनके इस टाइटल के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना जो निष्कर्ष थे वो रखे। तो ये सन 1966 में ये प्रकाशित हुई। किन्हीं कारणों के चलते ये जो पत्रिका के अंदर जो इनके निष्कर्ष थे वो पॉपुलर नहीं हो पाई। इस कारण सन 1900 के अंदर सन 34 साल बाद सन 1900 में फ्लोरा नामक पत्रिका में इन 3 वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से, कोर्ल कोरेन, हिगो डी ब्रिज, इरिक वॉन शेमार्क, इन तीनों ने मिलकर फ्लोरा नामक पत्रिका में उन निष्कर्षों को वापस प्रकाशित कराया और खुद भी प्रयोग करके देखे कि वाकई वो जो निष्कर्ष थे वो कारगर थे। उन्होंने जो बताया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। उन्होंने वो सारी बातें इस फ्लोरा पत्रिका में प्रकाशित करवाई और खुद भी प्रयोग करे, जैसे कि कोरेन ने मक्के के पौधे पर प्रयोग किया। इन सभी को नव मंडलवादी वैज्ञानिक कहा जाता है। अब अपने जानेंगे आगे कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं इन्होंने उद्यान मटर का पौधा ही क्यों सिलेक्ट किया, इसका रीजन क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं।
मेंडल साहब जो है अपने से एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इन्होंने एक तो उद्यान मटर का पौधे पर प्रयोग किया, दूसरा क्वेश्चन अपने से ये पूछ लेते हैं कि इसके अलावा इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग करके देखा था, तो वो था हिरेशिया। दूसरा पौधा क्या के नाम क्या था? हिरेशिया। अब उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग करने का रीजन सबसे पहला तो मैंने आपको जैसा कि बता ही चुका हूं कि ये 1 वर्षीय पादप है जिसका जीवन चक्र अल्पकालीन है। ये 1 वर्षीय पादप है जिसका जीवन चक्र अल्प है। ठीक है, इस पे मतलब प्रयोग करने इजी है, ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं लगता। दूसरा, इसका आकार छोटा है। इसका आकार छोटा है। छोटा आकार होने के कारण क्या होता है कि ये थोड़ी जगह में ही लग जाता है, तो अपने प्रयोग कर सकते हैं इसको। तो इसका आकार छोटा होने के कारण, इसका टाइम पीरियड कम होने के कारण इस चीज़ पर प्रयोग है। इसमें 7 जोड़ी लक्षण पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। इसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण उपस्थित होते हैं। ठीक है। चौथा, ये द्विलिंगी होने से प्राकृतिक अवस्था में स्वपरागण ये द्विलिंगी होता है। ये द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होने के कारण क्या है कि ये प्राकृतिक अवस्था में जब होता है, इस पर प्राकृतिक अवस्था में स्वपरागण और कृत्रिम अवस्था में कृत्रिम रूप से यानी परपरागण संभव है। परपरागण संभव है। ठीक है। ये 4 रीजन हैं जिस कारण क्या होता है कि उद्यान मटर का पौधा इन्होंने सिलेक्ट किया। पहला, 1 वर्षीय पादप है जिसका जीवन चक्र अल्प होता है। ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर मतलब विदिन 1 ईयर के अंदर इस पे अपने कुछ भी चेंजिंग वगैरह करके देख सकते हैं। इसका आकार छोटा होता है, ये जगह कम लेता है, दूसरा रीजन। तीसरा, इस पर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं ये भी पूछ लेता है पेपर कि ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं। एक तो इसका तने की लंबाई, पहला लक्षण तने की लंबाई। दूसरा लक्षण पुष्प का रंग, तने पर पुष्प लगते हैं, पुष्प का रंग। तीसरा, बीज पत्र का रंग, बीज पत्र की आकृति, बीज की आकृति। चौथा, बीज पत्र का रंग। ठीक है। तो ये अभी 7 जो हैं इसके बताता हूं मैं। ये 7 जो है इसके विपर्यासी लक्षण है। द्विलिंगी होने के कारण ये प्राकृतिक अवस्था में इस पर स्वपरागण संभव है, कृत्रिम रूप से इस पर परपरागण संभव है। ठीक है। तो इसमें जो ये 7 लक्षण है, इसमें अपने पहला जाना कि पादप की लंबाई हो, पुष्प की स्थिति हो, पुष्प का रंग हो, पुष्प की स्थिति, तने की लंबाई, पादप की लंबाई, बीज की आकृति, बीज पत्र का रंग, पुष्प का रंग। इस पर एक फली होती है जिसमें फली की आकृति और फली का रंग, फली की आकृति और फली का रंग। इसमें तने की लंबाई बोल देते हैं या फिर पादप की लंबाई बोल देते हैं। तो
उद्यान मटर का पौधा सिलेक्ट करने का रीजन, 1 वर्षीय पादप है, जीवन चक्र अल्प होता है, आकार छोटा होता है, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण होते हैं, इनमें अलग अलग लक्षणों पर अपने इस पर प्रयोग कर सकते हैं। द्विलिंगी होने के कारण प्राकृतिक अवस्था में स्वपरागन संभव है, कृत्रिम रूप से परपरागन संभव है। तने या पादप की लंबाई, पुष्प का रंग, ये जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण है वो तने की लंबाई या पादप की लंबाई, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, बीज की आकृति, बीज पत्र का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति। तो ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हैं जिनके बारे में अपने याद रखना है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।